Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Idrak Learning Media, JKSSB FAA Accountancy, lecture number 2. In fact, this is the part 2 of lecture 1. कल हमने यहाँ पर छोड़ा था कि what should be the strategy for the aspirant to qualify the exam, because examination is the limited test of efficiency. Exam rewards your strategy more than your efficiency. This is the crux that we take from yesterday's lecture. Continuing with this topic, there are many questions that are being posed by the students regarding accountancy. So I have put it here like facts, frequently asked questions about accountancy. Number one question that students usually ask that, sir, I am a non-commerce background aspirant. Is it possible for me to qualify this exam? It's viable for me to apply for this exam and to qualify this exam being a non-commerce student, because accountancy being the technical subject, can I learn it in this little much time and then to master it and then to qualify it? This is one of the question. Honestly, the answer is yes, you can easily qualify it. There are many rationales that are supporting this answer. First of all, look, when I was a PUC student, okay, I was also a non-commerce background student. Any PUC student, or when you were a science student in 11th or art student in 11th, you had no background of it. Okay, तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड होना ये ज़रूरी नहीं है. ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है सीखना, ज़रूरी है समझना, और ज़रूरी है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके फिर इस पर मास्टर करके फिर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना. ठीक है, आपको मैं बता दूं, ये मैं आपको बहुत ही यकीन के साथ बता रहा हूँ, जो रीसेंट एग्ज़ाम्स है, चाहे PAA का एग्ज़ाम था, ठीक है, या 2022 का FAA था, ठीक है, या 2024 का FAA था, यकीन के साथ और दावे के साथ मैं आपको कहता हूँ, आप चेक कीजिए, यू हैव द डेटा अवेलेबल, टेक द सिलेक्शन लिस्ट. मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं इसके, मैक्सिमम जो क्वालिफायर्स हैं इसके, सॉरी, जिन्होंने ये क्वालिफाई किया, ठीक है, दोज वर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड. वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है. ठीक है, दिस इज one of the rationale that supports this answer. Most of the students are BTechs in different fields, electrical, civil, computer science, etc. And then there are the students that are belonging from the arts field as well. Certainly मेरे colleagues हैं जो arts field से थे, उन्होंने qualify किया, और arts में उन्होंने PG भी नहीं किया हुआ था, BA किया और BA से qualify किया. ठीक है, क्योंकि BA इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वरना अगर 12th के पास भी होता तो वो भी क्वालिफाई कर लेते. अगर इतनी मेहनत, लगन और शौक से पढ़ाया जाए तो वो कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज़, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं अभी तक जो मैंने पढ़ाया, मैंने अभी तक FAA के जो 2022 में हुआ था, 3 बैचेस मैंने पढ़ाए, 3 बैच, मोर देन 150 स्टूडेंट्स थे, 150 स्टूडेंट्स. मैं आपको कहूँगा 150 में से ऑलमोस्ट 145 थे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स. वाई? क्योंकि जो कॉमर्स वाले होंगे वो क्यों अकाउंटेंसी पढ़ेंगे? ठीक है, लेकिन पढ़ना तो सबको है, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन ट्यूशन लेना, फिर किसी टीचर के पास पढ़ना, 145 मिनिमम स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. 4-5 को मैं जानता हूँ जो कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, लेकिन मेहनत और मशक्क़त से इसके लिए तैयारी कर रहे थे,
कुछ ने क्वालिफाई किया, कुछ ने क्वालिफाई नहीं किया, तो इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, नो प्रॉब्लम। आपके लिए क्या चाहिए, आपको एक स्ट्रैटी अपनानी है और मेहनत और मशक्क़त के साथ आपको आगे बढ़ना है, एक्सपर्ट्स के पास पढ़ना है हर एक सब्जेक्ट में। कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट, कोई भी हर एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। अगर आप अब कॉमर्स की बात ही लेंगे, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मान लो कि मुझे एज है अकाउंटेंसी में, क्या मैं जीके में एक्सपर्ट हो सकता हूँ? क्या मैं मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हो सकता हूँ? साइंस में एक्सपर्ट हो सकता हूँ? तो हर एक की यहाँ पर जो है प्लस पॉइंट्स है, माइनस पॉइंट्स है, पॉजिटिव्स है, नेगेटिव्स है। इनको मिला के आपको पॉजिटिव्स को मैक्सिमाइज करना है, नेगेटिव्स को मिनिमाइज करना है और आगे बढ़ना है। You can easily qualify it. This is one of the question that students ask me, and the answer is simple. And answer is based on the rationale and the data. It is not just my intuition. Okay. अब आई बात कि क्यों अकाउंटेंसी। इसका मतलब यह है कि अकाउंटेंसी की इम्पोर्टेंस क्या है, हम अकाउंटेंसी के लिए इतनी मेहनत या मशक्क़त क्यों करें, या हम अकाउंटेंसी के लिए इसको इतना प्रायोरिटाइज हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी को सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है बेटा, सबसे पहली बात ये चीज़ है कि इस अकाउंटेंसी को आपको इस एग्ज़ाम में 30 मार्क्स है, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, इसमें 30 मार्क्स है आपको, एंड 30 मार्क्स आर नॉट द लेस अमाउंट ऑफ मार्क्स। मैंने अभी आपको कहा क्या पुराने ज़माने में कहते थे कि 1 मार्क्स से इंसान पास भी हो जाता है, फेल भी हो जाता है, लेकिन अब वो ज़माना आया 1 ही मार्क्स पर है इंसान, या 0 मार्क से इंसान पास भी हुआ और फेल भी हुआ। ठीक है, 81.5 से ही पास हुआ, 81.5 से ही फेल हुआ। इसलिए 30 मार्क्स जब हो तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ खासियत है, वो है कि दिस इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर, बिकॉज दिस बीइंग द टेक्निकल सब्जेक्ट, ओके, ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो ये डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा एग्ज़ाम में, ये डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल जीके है, जीएस है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर है, वो हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ उसको उसकी कुछ मालूमात पहली होती है, प्री इन्फॉर्मेशन होती है। क्योंकि मैथ हर किसी ने 10th तक पढ़ा है, क्योंकि साइंस हर किसी ने 10th तक पढ़ा है, क्योंकि कंप्यूटर आज के ज़माने में सबों ने पढ़ा है, सबको पता है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये 11th से ही शुरू होता है जिस बच्चे ने पढ़ा हो। और यहाँ पर जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, तो ये जो है ये डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है अकाउंटेंसी, ये डिसाइडिंग फैक्टर। क्योंकि हर एक में बाकी में लेवल आपकी सेम होगी, इसमें अगर आपकी लेवल आपकी अप होगी तो दिस इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ योर क्वालिफाइंग द एग्ज़ाम। एंड ये डिसाइडिंग फैक्टर रहा है, ये 2020 में भी रहा जब PAA का एग्ज़ाम हुआ, 22 में भी रहा और 24 में भी रहा। दिस इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ओके, और इसके साथ साथ ये चीज़ अकाउंटेंसी की इम्पोर्टेंस, ठीक है, जो मैंने कहा था, हमने जो भी बात अभी तक कही सोच समझ कर कही। अकाउंटेंसी पढ़ोगे, एक तो इंशाल्लाह जॉब फिट भी बनोगे, इसके साथ साथ जॉब क्रिएटर भी बनोगे, ये हमारा वादा है। जॉब क्रिएटर कैसे बन सकते हो आप? अकाउंटेंसी इज नॉट जस्ट ए कोर्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दिस इज रियली जेन्युइनली एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, दिस इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। ये इंटरेस्टिंग है, क्यों इंटरेस्टिंग है? आप जो बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, हर किसी को अपनी एप्लीकेशन होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अकाउंटेंसी की एप्लीकेशन एक कॉमन लाइफ में है, हर एक के लाइफ में है। मैं आपको पहले लेक्चर में, जो हमारा पहला लेक्चर शुरू होगा, उसमें आपको बताऊंगा कि हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर अकाउंटेंसी का इस्तेमाल करता है और उसको पता ही नहीं है। ठीक है, इसको अकाउंटेंसी को कॉमन लाइफ एप्लीकेशन है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड हो, आपकी ज़िंदगी में उसकी मदद है, उसका इस्तेमाल है, तो यू एन्जॉय इट। इसलिए मैं कह रहा हूँ अकाउंटेंसी इज़ अ वोकेशनल कोर्स, ये एक वोकेशनल कोर्स है।
इससे आपको बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे, ठीक है, इससे आपके बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। सबसे पहले जो दरवाजा खुल जाएगा दैट इज बिजनेस। यू कैन बी द एंटरप्रेन्योर्स, यू कैन बी द एंटरप्रेन्योर्स बाय द अकाउंटेंसी। इसको हम फाइनेंस भी कहते हैं, ठीक है। फाइनेंस जब हम कहेंगे तो आप फाइनेंशियल मार्केट में भी जा सकते हैं, जो आजकल के ज़माने में यू कैन बी द एक्सपर्ट इन द शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवा सकते हैं, और बहुत सारे फील्ड्स, ठीक है। अकाउंटेंसी सीखोगे आप लोगों को अकाउंटिंग करके दे सकते हो, आपको एक सीए फर्म में जॉब मिल सकता है, ठीक है। आप अपना बिजनेस बना सकते हो। और मैं आपको यकीनी तौर पर बताऊंगा, मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने FAA में, मैं आपको एकेडमी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने FAA में मेरे पास अकाउंटिंग पढ़ी, एंड दे आर राइट नाउ द एंटरप्रेन्योर्स इन देयर फील्ड्स, ठीक है। अच्छे अच्छे बिजनेस उन्होंने शुरू किए, और वो इससे उनको मदद मिल जाती है अकाउंटेंसी से अपना बिजनेस एफिशिएंटली रन करने के लिए, ठीक है। तो ये एक वोकेशनल कोर्स है। और सबसे बड़ी बात, जिस कोर्स में आप जा रहे हो ना, उसमें आपको आगे डिपार्टमेंटल एग्जाम से, मैंने कहा कि इसमें आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। आपको पहली एग्जाम आएगा ACC, इसके बाद एग्जाम आएगा SAC 1, इसके बाद SAC 2, ये एग्जाम आएंगे आपको, ठीक है। तो ये एग्जाम्स के लिए अकाउंटेंसी वहां पर एक मेन एंड इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बुक कीपिंग उसको कहते हैं। जब आपको बुक कीपिंग क्लियर होगी, आप इजीली ACC क्लियर कर सकते हो, SAC क्लियर कर सकते हो, SAC 2 क्लियर कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स असिस्टेंट हैं जिनकी जॉब एज एन अकाउंट्स असिस्टेंट लगी है, और वो रिटायरमेंट के दहाने पर आ गए, लेकिन अभी भी अकाउंट्स असिस्टेंट ही है। क्यों? दे वर नॉट एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम। ओके, तो ये आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में भी मदद करेगी जब आप ये अकाउंटेंसी को पढ़ोगे। ओके, नेक्स्ट we will see the syllabus of this accountancy. Okay, this is our syllabus for this exam, and this is our plan for the for this course, and we have analyzed this syllabus, ठीक है। आप जब सिलेबस की कॉपी लोगे, वहां पर आप जो इसकी अरेंजमेंट देखोगे वो कुछ सही नहीं दी गई है, ठीक है। अकाउंटेंसी की एक खासियत है, इसकी एक खासियत है जो बाकी सब्जेक्ट्स की शायद ना हो। फॉर एग्जांपल, आप साइंस में किसी टॉपिक से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। साइंस में आप किसी टॉपिक से भी शुरू कर सकते हो, मैथ में आप किसी भी टॉपिक से शुरू कर सकते हो। आप चाहो तो पहले सेट थ्योरी पढ़ो, आप चाहो तो पहले लिमिट्स या बाकी टॉपिक्स पढ़ो, ठीक है। या किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक आप उठा सकते हो। लेकिन अकाउंटेंसी की यहाँ पर एक खासियत है, जब तक आप जर्नल नहीं सीखोगे आपको लेजर नहीं आएगी, जब तक आप लेजर नहीं सीखोगे आपको ट्रायल बैलेंस नहीं आएगी। इन सब से पहले आपको इस मुल्क में जाने से पहले, जब तक आपको इस मुल्क की भाषा नहीं आएगी, तब तक आपको इस मुल्क के कवानीन तौर तरीके समझ नहीं आएंगे। टर्मिनोलॉजी सबसे पहले पढ़नी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पहले पढ़ना है, उसके बाद इसके जो टॉपिक्स है वो इंटरडिपेंडेंट है। यहाँ पर सिलेबस में ये सारे टॉपिक्स बताए गए हैं, और मैंने इन टॉपिक्स को अपने हिसाब से देख के बताया है कि मैं कितने घंटों में इनको क्लियर या कवर कर सकता हूँ, ठीक है। दिस इज एन एस्टिमेट, ओके, इट कैन बी लेस और इट कैन बी मोर, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स, और मैंने कोशिश की है कि मैं इन टॉपिक्स को उस अरेंजमेंट के साथ रखूं जिस अरेंजमेंट के साथ हमें इनको पढ़ना है, ठीक है। ये एटलीस्ट या हमें 8 आवर्स इसमें लग जाएंगे, 8 आवर्स। दिस इज द आवर्स प्लान, दिस इज नॉट द लेक्चर्स प्लान, ठीक है। 8 आवर्स, ठीक है। इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, ये भी इंट्रोडक्शन के ही साथ है, तो इसमें 2 लेक्चर्स हमने रखे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बेसिक टॉपिक, जिसमें विदाउट सीइंग इनटू दिस, इस एनालिसिस को देखने के बगैर ही मैं आपको कहूंगा कि इसमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद लेजर अकाउंट्स, इसको 4 घंटे हमने रखे हैं।
BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये जो टॉपिक है ये भी एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। देखो आप देख सकते हो तीनों एग्जाम में 2020 का है, ये PAA का एग्जाम है, ये ओके वेट अ मिनट, ओके ये जो है ये PAA का एग्जाम है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, ये FAA का एग्जाम है, ये FAA का एग्जाम है 2024 वाला, ठीक है। फिर हमने इनकी एवरेज निकाली है। आप BRS की तरफ देखिए, देखो PA में 4 क्वेश्चंस, FAA में 2 2022 में, और 24 में 4 क्वेश्चंस। एवरेज इसकी है 3 क्वेश्चंस मिनिमम इससे पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स, ठीक है। ये BRS के लिए आपके लिए खुशखबरी है, ठीक है। वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें एक अपनी एक ट्रिक बनाई है, जो ट्रिक अल्हम्दुलिल्लाह मतलब फुल्ली अप्लाइड है और स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सॉल्व करने में वो मदद देती है। मतलब जो बुक का मेथड है, मेथड तो सेम ही है, मेथड इज नॉट डिफरेंट, आई हैव नॉट डिस्कवर्ड एनी न्यू मेथड, मेथड इज सेम, बट द ट्रिक टू reach to the solution is a little different that I have made for this BRS, that I have created for this BRS, that helps the students to solve any question, any problem in this, okay। तो ये आपको इंशाल्लाह आगे पता चल जाएगी। इसके बाद कैश बुक, फाइनेंशियल ऑडिट, इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 4 घंटे हमने रखे हैं, ट्रायल बैलेंस 4 घंटे, ये इनको हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये शायद ये नाम सुने होंगे। इसमें 8 घंटे, वोचर अप्रोच इसमें 2 घंटे, पार्टनरशिप अकाउंट्स पार्टनरशिप अकाउंट्स जो है बेटा ये 12th का A पेपर होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चूंकि मैंने कहा कि दिस एग्जामिनेशन इज एक्चुअली अ स्ट्रैटेजी, ओके, ये इसमें स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये जो पार्टनरशिप अकाउंट है ना, ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। कितना वास्ट टॉपिक है ये, 12th क्लास का 50% सिलेबस है पार्टनरशिप अकाउंट्स। हमने इसके लिए रखे हैं 10 घंटे, ठीक है। 10 घंटों में हम वो टॉपिक्स कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है। अच्छा, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग, दिस अगेन है थ्योरेटिकल टॉपिक। अच्छा, इसमें 4 घंटे, PFMS ये भी थ्योरेटिकल है, इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ये भी थ्योरेटिकल है, इसमें 2 घंटे, टैक्सेशन एंड टैक्स लॉस, टैक्सेशन एंड टैक्स लॉस ये भी मैं आपको बता दूं, ये BCom में, ये MCom में एक क्रेडिट होता है, एक सब्जेक्ट होता है, पूरा का पूरा। तो ये जो है इसमें भी ये एक बहुत वास्ट है, और इसमें एक खासियत ये है कि जो टैक्स लॉज पिछले साल थे वो इस साल नहीं है, जो हमने इससे पहले पढ़े थे वो आज एप्लीकेबल नहीं है। हर साल इसके लॉज जो है वो अपडेट होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, तो हमें अपडेटेड लॉज को पढ़ना होता है। इसमें भी अगर हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह, इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अभी तक टैक्स में ही आए हैं। लेकिन ये भी मैं आपको बताऊं, ये PA में ये सिलेबस नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ पर इसको स्किप किया है। कॉस्ट मैनेजमेंट इट इज़ अगेन अ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, ये एक सब्जेक्ट है कॉस्ट मैनेजमेंट या कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसको इंशाल्लाह सम अप करेंगे 6 लेक्चर्स में। एंड डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग, ये हम इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन में ही इसको कवर करेंगे, इसमें 1-2 घंटे हम लगा देंगे। ये टोटल 80 आवर्स का प्लान है, अगर आप इसको टोटल करोगे ये 80 आवर्स का प्लान है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ इसमें हमें 90+ लेक्चर्स लगेंगे, 90+ लेक्चर्स हमें इसमें लगेंगे। 3 महीने आप रख लो उसके लिए, 3 महीने ये अकाउंटिंग का पूरा टॉपिक, पूरा जो है ये सिलेबस कंप्लीट करने में, ताकि हम, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको स्लाइड बना के दूं, बेटा पढ़ो समझो और खलास ख़त्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये सब का सब मोस्ट ऑफ द टॉपिक इसमें जो है वो प्रैक्टिकल है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। कोई कॉन्सेप्ट आपने सीखा, फॉर एग्जांपल आपने सीखा कि एडिशन कैसे करते हैं, आप एडिशन का आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, यू कैन डू दैट। मल्टीप्लिकेशन जैसे हम मैथ्स में सीखते हैं, तो यहाँ पर भी जर्नल आपने सीखा तो कोई भी प्रॉब्लम उसमें आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द एनालिसिस, देखिए बेटा एनालिसिस पार्ट पे देखिए आप, यहाँ पर मैंने लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि किस एग्जाम में किस टॉपिक में कितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो ये फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने लिखा हुआ है।
फिर ये मैंने कहा कि ये PAA का एग्ज़ाम है, ये वाला जो है ये FAA का एग्ज़ाम है, ये FAA का एग्ज़ाम है 22, 24, ये 20 में एग्ज़ाम हुआ। सिलेबस सब एग्जाम्स में सेम ही था एक्सेप्ट फॉर दिस PAA, इसमें ये टॉपिक्स नहीं थे, ये टॉपिक्स टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग ये नहीं थे उसमें, ठीक है, ये नहीं थे PAA में, इसलिए मैंने इसको एवरेज में स्किप किया हुआ है। तो ऑन एवरेज आप देखेंगे मैंने लिखा है कि किस टॉपिक में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे आपको क्या पता चल जाती है, ठीक है। अगर इस टॉपिक में ऑन एवरेज 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर वो पूरी एनालिसिस हम नहीं कर सकते, आपको देखना है कि वो 2 क्वेश्चंस या ये 2, ये 3, ये 1 क्वेश्चन ये किस टॉपिक में पूछा गया। इसमें भी फिर सब टॉपिक्स होते हैं, ऑब्वियसली हर किसी टॉपिक में सब टॉपिक्स होते हैं, ये किस सब टॉपिक में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर कोई सब टॉपिक बार बार रिपीट होता है, इसका मतलब इस साल भी उसमें पूछा जाएगा, ठीक है। अगर कोई सब टॉपिक ऐसा है जो उसमें एक ही बार पूछा गया, इसका मतलब यह है कि उसकी कम प्रोबेबिलिटी है इस साल पूछा जाएगा, लेकिन यह प्रोबेबिलिटी है कि इसमें भी आ सकता है। लेकिन इसमें आपको क्या पता चल जाती है, जो बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं सर सिलेबस तो सारा है, अब सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। फॉर दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, पैटर्न ऑफ द एग्जाम आपको यहाँ पर पता चल जाती है। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डेवलपमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पर 0 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग, ठीक है। तो इस ये पैटर्न आपको पता चल जाता है। यहाँ पर आप अगर आपकी परसेंटेज देखोगे, मैंने इसको आउट ऑफ 30 मार्क्स दिए हैं उसी हिसाब से परसेंटेज, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज टैक्स की है अभी तक, टैक्स की, टैक्सेशन लॉज की। उसके बाद देखिए 11.11% ये है BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसके बाद देखिए 10%, ये 10% ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल अकाउंट्स, इसमें है 10%। इसके बाद 8.9% पार्टनरशिप अकाउंट्स, 13% भी है, अच्छा ये हमने कहा, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जिनको हम स्किप नहीं कर सकते, जिनको हम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, जिनके हर एक चीज़ को हमें देखना है, ये क्वेश्चन को देखना है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पास इजीली पेपर अवेलेबल रहेंगे, और हम भी कोशिश करेंगे जब हम पढ़ेंगे वहां पर उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं वो क्वेश्चंस को हम इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसीलिए हमने कहा है नेक्स्ट चीज़ जो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं, सर स्टडी मटेरियल, हम कौन सा स्टडी मटेरियल इसके लिए जो है ऑप्ट करें, ठीक है। तो ये मैंने अभी भी बताया था, मैं खुद ये बुक पसंद करता हूँ, ठीक है। इसकी वजूहत है, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बुक है, ये CBSE की क्लास 11th की बुक है, क्लास 11th की बुक है, TS ग्रेवाल्स डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये आप ऑर्डर भी करा सकते हो अमेज़ॉन से, या PDF भी कहीं पर डाउनलोड कर सकते हो, बेहतर है कि आपके पास हार्ड कॉपी रहे। और मैं भी पढ़ाने के वक्त इसी को ही एज ए रेफरेंस यूज़ करूँगा, ठीक है। ये बुक मेरे पास भी है, मेरे पास ये 2020 एडिशन है, इसका लेटेस्ट एडिशन अभी मार्केट में होगा, ठीक है। ये जो है याद रखना है बेटा, इसके रिलेटेड आपको बुक के रिलेटेड या सिलेबस के रिलेटेड ये चीज़ कि जो 11th का सिलेबस है, इसमें 11th का सिलेबस है, दैट इज अराउंड 80% इसमें 11th का ही सिलेबस है, इसलिए ये बुक आपको 80% ऑफ द सिलेबस आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। जैसा कि मैंने फिर बाकी कहा कि 12th में भी कुछ 5% आपको पूछा जाता है, 5%, और जो फिर एडवांस्ड है, मान लो आप BCom के कुछ टॉपिक्स है, या टैक्सेशन है, या अदर टॉपिक्स है, वो 10% है कुछ, ठीक है। तो इससे आपको 80% ऑफ द सिलेबस हासिल हो सकता है। आप NCERT की बुक भी ले सकते हो, NCERT की 11th की बुक, वो भी अच्छी बुक है, लेकिन मैं पर्सनली मेरी चॉइस ये है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट, आपका टेस्ट डिफर भी हो सकता है, लेकिन बुक आपके पास होनी चाहिए, दैट इज बेटर। व्हाई? क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आपको मदद देगी। एक इस बुक की एक खासियत ये है, हर एक चैप्टर के बाद इस बुक में आपको MCQs मिल जाएंगे। इसकी एक खासियत ये है कि हर एक चैप्टर के बाद इस बुक में आपको MCQs मिल जाएंगे, ओके। इसके बाद
नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा मोडस ऑपरेंडी क्या रहेगा, मतलब मेथड ऑफ लर्निंग क्या रहेगा, हमारा मोडस ऑपरेंडी क्या रहेगा जब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो फोकस होगा वो कॉन्सेप्ट्स पर होगा, हमारा जो फोकस होगा वो कॉन्सेप्ट्स पर होगा। हम कोशिश करेंगे जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे हम किसी चीज़ को रट्टा नहीं मारेंगे, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को आप याद रखें, कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे। इसके बाद कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे हम एकेडमिक्स में करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं। जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होंगी, जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर कर सके, उनको हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हर एक चैप्टर के बाद आपको एग्ज़ाम होगा, मेरी तरफ से आपको एग्जाम होगा हर एक चैप्टर के बाद। कोई भी चैप्टर हमने कंप्लीट किया, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग फॉर एग्जांपल, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, उसके बाद मैं आपको एग्जाम लूंगा और एग्जाम होगा एमसीक्यू टाइप, और उसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत अच्छी होगी हर एक चैप्टर के बाद। और हर एक चैप्टर के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। ये हमारा मोडस ऑपरेंडी रहेगा क्लास में। जनरल जो हमारा मेथड ऑफ टीचिंग है वो है कि हमारी क्लासेस लाइव होगी, इदराक लर्निंग मीडिया ऐप पर हमारी क्लासेस लाइव रहेगी। टाइम हम आपको इन एडवांस बता देंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए हमारी एचडी रिकॉर्डिंग्स, क्लास की एचडी रिकॉर्डिंग्स उसको अवेलेबल रहेगी, वो कभी भी उनको एक्सेस कर सकता है। हमने कोर्स क्रिएट किया हुआ है, उसकी वैलिडिटी 2 इयर्स है, ऐप पर 2 साल तक आप कभी भी उसको यूज कर सकते हो। इसके बाद आपको याद रखना है कि संडे आपका रहेगा रिवीजन। इसका मतलब यह है कि संडे को क्लास नहीं होगी, संडे आप रिवाइज करोगे। संडे को कोई लाइव क्लास नहीं होगी या रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगी, संडे आप रिवाइज करोगे, थोड़ा सा जो अभी तक पूरा हफ्ता हमने पढ़ा है उसको समराइज करोगे, रिवाइज करोगे, रिटेन करोगे, तो मंडे से इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। दिस विल बी आवर मोडस ऑपरेंडी, ठीक है। तो इसके बाद आपको पता होनी चाहिए कि हमारी जो एप्लीकेशन है इदराकी वो कौन सी है। एप्लीकेशन है हमारी, आप एंड्रॉयड से डाउनलोड कर सकते हैं, ILM इदराक लर्निंग मीडिया के नाम से आपको ऐप मिल जाएगी, एंड्रॉयड से वो आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास आईफोन है, iOS है, तो आपको ये वाली ऐप डाउनलोड करनी है, क्लास प्लस, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ खुसूसियत है, वहाँ पर आपको एक तो अपना नंबर भी देना है, जिस नंबर से आप साइन अप करोगे, उसके साथ साथ आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड भी देना है, दैट इज KOSWKX। ये आपको याद रखना है, ये ऑर्गेनाइजेशन कोड आप वहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप चाहोगे आप वेब से भी, लैपटॉप से भी, वेबसाइट से भी हमारे क्लास जो है एक्सेस कर सकते हो। वेब पर आपको जाना है और एड्रेस रहेगा ये web.classplasapp.com। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फिर कंफ्यूज होते हैं, वो करते हैं classplus.com। दिस इज classplusapp.com, web.classplasapp.com। वहाँ पर आप उसी नंबर से लॉगिन करोगे जिस नंबर से फ़ोन से किया था, और आपको ये अपना कोर्स आप वहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हो। दिस इज अबाउट आवर एप्लीकेशन, ओके। एंड नेक्स्ट इज, आपको याद रखना है बेटा, क्योंकि मैंने कहा कि ज़िंदगी में आपको बहुत सारे मौके मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई मौका नहीं खोना है, उस मौके को किस तरीके से पकड़ना है, उसको इस तरीके से पकड़ना है, एक्ट लाइक देयर इज नो सेकंड नॉक। कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज डजंट कम ऑफन। इसका मतलब है कि वो बार बार नहीं आती है लेकिन बार बार नहीं आती है। बहुत सारे बच्चे आप में से होंगे जो शायद इस एग्ज़ाम को सीरियस नहीं लेंगे, वो फ्रेशर्स होंगे, अभी PG कंप्लीट किया होगा, वो कहेंगे कि चलो हम देखते हैं, करते हैं ट्राई, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, तुक्का उक्का मारते हैं और करते हैं एग्ज़ाम को देखते हैं होगा नहीं होगा एग्ज़ाम क्वालिफाई, लिख के लो नहीं होगा क्वालिफाई। अब नहीं हुआ, उसके बाद आप कहेंगे, और उसके बाद आप सोचेंगे कि नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा तो उसमें आप पढ़ेंगे, इसमें तो थोड़ा सा पढ़ा था वो काम आएगा। लेकिन 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, 7 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, 10 साल भी इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके फिर दूसरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसलिए याद रखो बेटा, अपॉर्चुनिटीज डजंट कम ऑफन, एक्ट लाइक देयर इज नो सेकंड नॉक। दूसरा नॉक आपके दरवाजे पर नहीं होगा। अभी आपका दरवाजा खटखटाया गया है तो अभी इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लो और इसको हाथ से ना जाने दो। इसलिए ये चीज आप याद रखो।
इसके बाद जो चीज़ है जिसके साथ मैं आपको इस क्लास से अलविदा कहूँगा, वो चीज़ है ये वीडियो आप ध्यान से देखिए और इसमें जो आपके लिए नसीहत है उस नसीहत को याद रखें आप इंशाअल्लाह। I want to tell you something. A speech right now. Either you work hard for it, or you don't work hard for it. Well, me and my brother, we work hard for our stuff. It don't come easy. In life, you have to work. Either you want to be the shark of the ocean, or the fish of the ocean. And right now, we want to be the shark. Take over everything. Strength, no weakness. Power, the muscle. Have to have that mindset that you're gonna come in here and dominate. When you say, oh, wrong. No. Don't put yourself down. Motivate yourself. Keep yourself up, pumped, and ready for any challenge that comes. So choice is yours. Either you work hard for it or you don't work hard for it. Thank you so much.